Good morning all of you. Let's continue the F block elements. और प्रीवियस क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया लेंथेनॉइड जो एलिमेंट्स थे उनके बारे में। उसमें हमने लेंथेनॉइड एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, इसके अलावा उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसके साथ में उनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट था दैट डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लास। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो थोड़ा सा आगे करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट, और एफ ब्लॉक एलिमेंट में भी जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे लेंथेनॉइड्स के बारे में। लेंथेनॉइड्स याद होने चाहिए कौन कौन से थे, आपको याद होगा ये तो लेंथेनम है जो कि डी ब्लॉक एलिमेंट में काउंट होता था। उसके बाद में ले, सीने पर, नादान, पीएम, और हमारा देश का जो पीएम था वो कहाँ पहुँच गया था, ले सीने पर नादान पीएम सामना करने के लिए कहाँ पहुँच गया था, यूरोप पहुँच गया था। और यूरोप में पहुँच करके गाड़ा जो शहर था उसका टर्बी डिस्प्रो होल, और उसकी क्या लूटी थी उन्होंने, अरबी थुलियम की यटरबी लूटी। ठीक है ना। इस तरीके से ये आपका कौन सा था 57, उसके बाद 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 7, 69, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 एंड 71। ऑक्सीडेशन स्टेट होने के बाद में अब जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे एटॉमिक साइज, या फिर रेडियस। एटॉमिक ना कह करके इसे हम आयनिक रेडियस भी कह सकते हैं, क्योंकि जो एटम का साइज होगा उसके अकॉर्डिंग ही आयंस का साइज होगा। देखिएगा हमारा जर्नल ट्रेंड क्या कहता था, जर्नल ट्रेंड कहता था कि पीरियोडिक टेबल में जब भी हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमेशा जो साइज है वो क्या होता है, डिक्रीज होता जाता था। और जो आपके पास लेंथेनॉइड सीरीज है, इस लेंथेनॉइड सीरीज में भी जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो कहते हैं कि जब आप लेंथेनॉइड सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो साइज है वो साइज कंटिन्यूसली डिक्रीज होता जाता है, साइज डिक्रीज होता जाता है लेंथेनॉइड सीरीज में। और साइज का ये जो डिक्रीमेंट है, इस डिक्रीमेंट को हम कहते थे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और एग्जाम में बहुत बार जो क्वेश्चन पूछा गया है वो सीधा सीधा सा पूछा गया है, डिस्क्राइब द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, व्हाट डू यू मीन अंडरस्टैंड बाय द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, सीधा बता दीजिए किसको कहेंगे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो आपको एक लाइन में आंसर देना है, ऑन गोइंग left to right in lengthenoid series size continuously decreases that known as lengthenoid contraction। इधर से इधर जाने पर साइज जो है वो डिक्रीज होता रहता है, इसी को ही हम क्या कहते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। अब साइज इधर डिक्रीज क्यों होता है तो उस चीज़ का हमारे पास एक्सप्लेनेशन होगा। क्या एक्सप्लेनेशन है तो देखिएगा, अभी हमने आपको समझाया प्रीवियस क्लास के अंदर कि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है और फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर देखी तो न्यूक्लियस होगा, फिर फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल, और उसके बाद में सिक्स सेल। ठीक है। और 6 के S में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 6 का S, 6 का P, दोनों फुल्ली फिल्ड होंगे। फिर होगा 6 का D, उसमें कभी एक इलेक्ट्रॉन होता है कभी नहीं होता है। और फिर उसके बाद अंदर फिफ्थ होगा, ये फिफ्थ, और उससे भी अंदर की तरफ कौन सा होगा, 4 का S फुल फिल्ड होगा, 4 का P होगा, 4 का D, और 4 के F में इलेक्ट्रॉन एंटर होगा। तो देखिएगा जो नेक्स्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ एंटर कर रहा है। दैट्स राइट। अब यहाँ जब एंटर करेगा तो देखिएगा क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन है बोलेगा इन इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और रिपेल करेगा तो बताइए इसको हम क्या कहते थे, इसको हम कहते थे शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसको हम क्या कहते थे, शील्डिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते थे। अगर आपको याद हो प्रीवियस क्लास का कहीं पढ़ा हुआ थोड़ा बहुत
तो वहाँ पर हमने कहीं पढ़ा है कि साइज जो होता है एटम का, उस साइज के ऊपर कितने फैक्टर्स वर्क करते हैं, मेजरली 2 फैक्टर्स वर्क करते हैं। ये आपके पास में न्यूक्लियस, उसके बाद ये आपके पास सेल। ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है देखिएगा, इस इलेक्ट्रॉन पर 2 तरीके के फोर्स वर्क करेंगे। इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ अंदर की तरफ खींचेगा, जिसको हम क्या कहा करते थे, जेड इफेक्टिव कहते थे। अगर जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो जो साइज है वो डिक्रीज होगा, और यहाँ पर पहले से जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो इसको क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, जिसको हम क्या कहते थे, सील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट कहा करते थे। जिससे ये बाहर की तरफ जाएगा, इसको हम कहते थे सील्डिंग इफेक्ट, जो कि साइज को इंक्रीज करता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि इलेक्ट्रॉन एफ में एंटर हो रहा है तो ये आउटर शेल वालों को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो फिर तो साइज इंक्रीज होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाओगे, हर बार एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एंटर करेगा, हर बार न्यूक्लियस में भी एक प्रोटॉन इंक्रीज होगा। लेकिन यहाँ जो इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा तो साइंटिस्ट क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जो एप है ना, इस एप का शेप कैसा होता है, आपको पता है एस का शेप स्फेरिकल होता है, पी का डंबल वाला होता है, डी ऑर्बिटल का डबल डंबल वाला होता है, एफ का बहुत कॉम्प्लिकेटेड शेप होता है। वो कहते हैं कि एफ का शेप ऐसा होता है कि ये बाहर सरफेस की तरफ फैला हुआ रहता है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, यहाँ एंटर करेंगे, जिस कारण से वो इन इलेक्ट्रॉनों को रिपेल नहीं कर पाएंगे। और रिपेल नहीं कर पाएंगे इसका मतलब यहाँ पर प्रॉपर सील्डिंग इफेक्ट वर्क नहीं करेगा। जब सील्डिंग इफेक्ट वर्क नहीं कर रहा, ये वर्क नहीं कर रहा, तो बस केवल कौन सा इफेक्ट वर्क करेगा, जेड इफेक्टिव वर्क करेगा। जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाओगे, हर बार एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा और न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन इंक्रीज होगा। प्रोटॉन के इंक्रीज होने से इन इलेक्ट्रॉनों पर अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगा। इट मीन्स हर बार जेड इफेक्टिव ही इंक्रीज होता है। कौन सा इफेक्ट यहाँ पर वर्क नहीं करता प्रॉपरली, सील्डिंग इफेक्ट जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता। इम्प्रॉपर सील्डिंग भी हम कह सकते हैं। और इम्प्रॉपर सील्डिंग होने के कारण से इम्प्रॉपर सील्डिंग होने के कारण से ही यहाँ पर जो लेफ्ट टू राइट जाओगे तो साइज जो है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होता जाता है। और इसी को ही हम क्या कहते हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। यही क्या कहलाता है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है। अब ये जो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है, इस लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कुछ प्रभाव पड़ते हैं, कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, जहां से कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन किसे कहेंगे, तो सीधा सा कहना है कि लेंथेनाइड सीरीज में जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज कंटिन्यूसली डिक्रीज होता है, दैट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब होता क्यों है डिक्रीज, तो आपको पता है कि साइज जो है वो 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स और इलेक्ट्रॉन का सील्डिंग इफेक्ट। यहाँ पर कौन प्रॉपर वर्क नहीं करता है, सील्डिंग इफेक्ट प्रॉपर वर्क नहीं करता है। क्यों नहीं करता है प्रॉपर वर्क सील्डिंग इफेक्ट, क्योंकि जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ एंटर कर रहा है, एफ सेल में, और एफ सेल जो है वो कहाँ पर फैला होता है, सरफेस पर फैला होता है, जिस कारण से वो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को प्रॉपरली रिपेल नहीं करेगा, जिससे साइज डिक्रीज होता है। अब ये जो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हुआ, इस लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के क्या इफेक्ट होते हैं, तो कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हैं देखिएगा। जब आप लेंथेनाइड से लेकर, ये लेंथेनाइड है, तो उसके बाद लेंथेनॉइड सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, सीरियम से लेकर के और ल्यूटीशियम तक चलेगा। साइज कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, लेकिन साइज जो है ना उसमें भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बहुत थोड़ा सा डिक्रीज होता है। लेंथेनम जो है इसका जो रेडियस होता है वो लगभग 106 पिकोमीटर होता है, और यहाँ से लेके यहाँ तक 14 एलिमेंट आ गए। 14 एलिमेंट आने पर यहाँ जब आप पहुँचते हो ल्यूटीशियम पर, तो इसका जो रेडियस होता है वो 86 पिकोमीटर होता है। देखिए दिखा कितने का फर्क पड़ा है, फर्क पड़ा है केवल 20 पिकोमीटर का, 20 पिकोमीटर का। और एलिमेंट कितने हैं बीच में, 14 एलिमेंट हैं, तो 14 एलिमेंट पर बस केवल 20 पिकोमीटर का फर्क पड़ा। इसका मतलब एक एलिमेंट पर जाने पर लगभग 1.5 या 1.2 या 1.4 पिकोमीटर का फर्क पड़ता है, जो कि क्या है, जो कि नेग्लिजिबल है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो जब आप यहाँ से यहाँ जाते हो तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, बट साइज जो है ना उस साइज में कोई मेजर चेंजमेंट नहीं आता है। मतलब ऐसा नहीं कि अचानक से कम हो गया हो,
वो सडनली डिक्रीमेंट हो गया, ऐसा नहीं था, बहुत थोड़ा थोड़ा सा चेंज आता है। इट मीन्स यहाँ से यहाँ जब आप जाओगे तो यहाँ से यहाँ जाने पर इनके साइज में कोई ज़्यादा चेंजमेंट नहीं हो रहा, जिस कारण से इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है और इनका देखो केमिकल एनवायरनमेंट तो एक जैसा है, इनके सबके आउटर शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, डी में कभी 1 है कभी नहीं है, और एफ में इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 2 3 4 5। तो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन जो है वो देखो लगभग एक जैसे होते हैं, इस कारण इनकी फिजिकल एंड केमिकल जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो एक जैसी होती हैं। और फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी अगर इनकी एक जैसी है तो फिर सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आने वाली है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है वो किस में क्रिएट होने वाली है? वो क्रिएट होने वाली है इनके सेपरेशन में। सेपरेशन में इनको हम इजीली सेपरेट नहीं कर सकते। लेंथेनॉइड एलिमेंट अगर हो, सीरियम हो, ठीक है ना, प्रेसोडियम हो, ठीक है, न्योडियम हो, प्रोमिथियम हो, अगर ये हो, इनका मिक्सचर अगर आपके पास में है तो हम इनको इजीली सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी एक जैसी है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्यों एक जैसी है? क्योंकि इनके साइज जो है वो लगभग बराबर सा रहता है, ज़्यादा चेंजमेंट नहीं आता। और केमिकल प्रॉपर्टी क्यों? क्योंकि इनका केमिकल एनवायरनमेंट एक जैसा है, इनका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा है, इसलिए। तो सबसे बड़ी जो इनका इफेक्ट पड़ने वाला है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का, वो किस पर पड़ने वाला है? इनके सेपरेशन पर फर्क पड़ने वाला है। दैट्स राइट। पहला इसका कॉन्सिक्वेंस हो गया है डिफिकल्टी इन सेपरेशन। क्यों सेपरेशन में डिफिकल्टी होगी? क्योंकि इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी अप्रॉक्स इक्वल होती है, इसलिए। दूसरा जो कॉन्सिक्वेंस यहाँ पर होता है सेकंड, वो किस पर होता है? देखिएगा, वो होता है कहाँ पर, वो समझेंगे। दूसरा जो कॉन्सिक्वेंस है वो होता है कहाँ पर? ये एस ब्लॉक का एलिमेंट, ये पी ब्लॉक का एलिमेंट, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट और ये एफ वाले। अब देखिएगा यहाँ पर कौन होता है? स्कैंडियम 3D सीरीज में, फिर टाइटेनियम, फिर वेनेडियम। उसके बाद में फिर कौन होता है? यट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम। उसके बाद कौन होता है? फिर आ जाता है एलिमेंट कौन सा? ये लेंथेनम। और लेंथेनम के बाद कौन आता है? फिर आता है हैफनियम, फिर टेंटेलम, फिर टंगस्टन। ये एलिमेंट आ जाते हैं। तो ये जो एलिमेंट हैं ये कौन सी सीरीज वाले हैं? ये 3D सीरीज वाले, ये 4D सीरीज वाले और ये हैं 5D सीरीज वाले। अब आपको पता है जब आप अप टू डाउन जाओगे, एक ग्रुप के अंदर अप टू डाउन जा रहे हो, तो बताइए एक ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो देखिएगा जो स्कैंडियम है ना, इस स्कैंडियम से बड़ा जो साइज होगा, वो बड़ा जो साइज होगा वो किसका होगा? स्कैंडियम से जो बड़ा होगा वो होगा यट्रियम। और इट्रियम से भी बड़ा कौन होगा? इससे भी बड़ा होगा साइज में लेंथेनम। बिल्कुल ठीक है। उसी तरीके से सबसे छोटा कौन होगा? यहाँ पर सेकंड ग्रुप की बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ग्रुप की बात कर रहा हूँ। टाइटेनियम, टाइटेनियम से बड़ा कौन होगा? टाइटेनियम से बड़ा होगा जर्कोनियम। अब जर्कोनियम से बड़ा कौन होगा? जर्कोनियम से बड़ा होगा हैफनियम। लेकिन याद रखना है हैफनियम जर्कोनियम से बड़ा नहीं होता। हैफनियम का जो साइज है वो जर्कोनियम के लगभग बराबर ही होता है। सेम ऐसा ही सबसे छोटा कौन होने वाला है? वेनेडियम। वेनेडियम से बड़ा कौन होगा? नायोबियम। नायोबियम से बड़ा कौन होगा? टेंटेलम। लेकिन टेंटेलम का जो साइज है वो अप्रॉक्स क्या होता है? नायोबियम के बराबर ही होता है। इट मीन्स 3D जो सीरीज के एलिमेंट हैं, 3D सीरीज के जो एलिमेंट हैं, उन 3D सीरीज के एलिमेंट से बड़ा कौन होता है साइज में? 4D सीरीज के एलिमेंट तो बड़े होते हैं। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि अप टू डाउन जाने पर नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो जाते हैं, जिससे साइज इंक्रीज हो जाता है। लेकिन 4D से फिर 5D की अगर हम बात करेंगे तो कहते हैं 4D से 5D बड़ा नहीं, लगभग क्या होता है? अप्रॉक्स इक्वल होते हैं। क्यों इक्वल हो रहे हैं? तो आपको याद होगा कि यहाँ लेंथेनम आ गया है कितने नंबर पर? 57 पर। और 57 के बाद फिर ये जो हैफनियम आ रहा है ये कितने पर आ रहा है? 72 पर आ रहा है। बीच में 14 एलिमेंट कहाँ चले गए? बीच में जो 14 एलिमेंट हैं 58 से 71 तक वो लेंथेनॉइड में आ गए हैं यहाँ पर।
और इनके अंदर क्या हो रहा है, इनके अंदर कंटिन्यूसली लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जिससे साइज क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। और फिर हैफनियम आएगा तो हैफनियम का साइज काफी छोटा हो जाएगा, जिस कारण से हैफनियम होना कैसा चाहिए था, लार्जर होना चाहिए था, बट होगा कैसा, बराबर होगा। तो 4D और 5D सीरीज के जो एलिमेंट हैं इनका जो साइज होता है वो अप्रॉक्स इक्वल होता है। क्यों इक्वल होता है, क्या आप एक्सप्लेनेशन कर सकते हो इस चीज का? बिल्कुल। तो इनका जो साइज है 5D वालों का वो 4D के बराबर ही रहता है लगभग। किसके कारण से हो रहा है ऐसा, यहाँ पर बीच में वो जो 40 एलिमेंट है, 14 एलिमेंट, और उन एलिमेंट में जो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ना, उस लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण ऐसा होता है। तो दूसरा जो इफेक्ट यहाँ पर पड़ रहा है सेपरेशन के अलावा, वो पड़ रहा है किसके ऊपर, साइज ऑफ, किसके साइज पर, 5D सीरीज के जो एलिमेंट है ना उनके साइज पर इफेक्ट पड़ता है इसका। और साइज किसके बराबर होता है, 4D सीरीज के एलिमेंट के बराबर होता है। यहाँ से जो क्वेश्चन है ये बहुत बार CBSE के एग्जाम में पूछा जाता है कि किसका साइज बिगर होगा, लार्जर होगा, कौन स्मॉलर होगा। दैट्स राइट। तो यहाँ पर 4D एलिमेंट का जो साइज है, 5D एलिमेंट का जो साइज है वो 4D के अप्रॉक्स इक्वल होता है। किसके कारण से इक्वल हुआ है, ये हुआ है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण से। दूसरा हो गया है। और तीसरा जो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट पड़ता है वो होता है इनके बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड। तीसरा जो फर्क पड़ता है वो किस पर पड़ता है, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड। साइज हो गया है। और तीसरा जो कॉन्सिक्वेंस है वो होता है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड, इनके हाइड्रोक्साइड की बेसिक स्ट्रेंथ के ऊपर। ठीक है, ऐसा हमने डिस्कस किया हुआ है कि इनकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कौन सी होती है, +3 होती है। ये कौन है, लेंथेनम 57 नंबर वाला, फिर 58 से लेकर के और 71 तक ये आपके लेंथेनॉइड एलिमेंट हैं। इन सब को यहाँ से लेकर के और यहाँ तक के जितने भी हैं, इन सब को हम किसके द्वारा लिख देते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के इन सब को हम किसके द्वारा लिख देते हैं, Ln के द्वारा लिख देते हैं। Ln का मतलब क्या है, Ln का मतलब है लेंथेनॉइड एलिमेंट, लेंथेनम एंड दीज आर लेंथेनॉइड एलिमेंट्स है ये सारे के सारे। ठीक है ना। तो Ln कोई स्पेशल एलिमेंट नहीं है, Ln पूरी की पूरी लेंथेनॉइड सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो है लेंथेनॉइड्स जो है ये कौन सा आयन बनाएंगे, Ln+3 बनाएंगे। हाइड्रोक्साइड क्या बनेगा, OH नेगेटिव, दोनों को मिलाओगे क्या बनने वाला है, LnOH का होल थ्राइस, ये बन जाएगा। दीज आर लेंथेनॉइड हाइड्रोक्साइड। अब आप देखिएगा, अब आप देखेंगे तो इधर से इधर जा रहे तो साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इधर वाले जो एलिमेंट होंगे ल्यूटीशियम तक वाले, ल्यूटीशियम होगा सबसे आखिरी में, तो ल्यूटीशियम का साइज बहुत छोटा होगा। तो ल्यूटीशियम का जो कैटाइन बना है इसका साइज बहुत छोटा है। एनाइन कौन है, एनाइन जो है वो है हाइड्रोक्साइड, एनाइन जो है वो है हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पर कौन है, लेंथेनम सीरियम है। इनका जो कैटाइन है वो कंपैरेटिवली कैसा है, इनका जो कैटाइन है वो कंपैरेटिवली बड़ा है। और एनाइन कौन है हाइड्रोक्साइड में, एनाइन जो है वो वही है। अब देखिएगा कहाँ क्या होने वाला है। तो यहाँ पर देखो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण से ल्यूटीशियम तक जब हम पहुंचेंगे तो कैटाइन का साइज स्मॉलर हो जाएगा। और यहाँ पर क्या लगाना है फिर आपने, यहाँ पर आपने लगाना है फाजान्स रूल। यहाँ पर जो अप्लाई करना है वो क्या अप्लाई करना है, फाजान्स रूल। फाजान्स रूल क्या कहता है कि कैटाइन जितना स्मॉलर होगा, एनाइन जितना लार्जर होगा, तो कैटाइन इस एनाइन को क्या कर देगा, पोलराइज कर देगा। और पोलराइज करने से यहाँ पर जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो बॉन्ड आयनिक नहीं रहेगा बल्कि कैसा हो जाएगा, कोवेलेंट हो जाएगा, कोवेलेंट। और कोवेलेंट होने के कारण से ये इजीली डिसोसिएट नहीं होगा, जबकि ये कैसा रहेगा, ये मोर आयोनिक रहेगा। ठीक है ना। तो जैसे जैसे आप इधर से इधर जाओगे तो इनका जो हाइड्रोक्साइड है वो हाइड्रोक्साइड क्या होता जाएगा, मोर कोवेलेंट होता जाएगा। और कोवेलेंट होने से वो आयोनाइज नहीं होगा, जिस कारण से वो OH नेगेटिव आयन को इजीली एक्वस सॉल्यूशन में रिलीज नहीं करेगा। और OH नेगेटिव आयन नहीं मिला है तो आरएनएस ने क्या कहा कि OH नेगेटिव आयन मिलेगा तो बेस होगा, नहीं मिलेगा तो मतलब बेस नहीं होगा, या कम मिलेगा तो लेस बेसिक होगा। तो इधर से इधर जब जा रहे हो तो वो कैसा होता जाएगा, वो आपका लेस बेसिक होता जाएगा। तो
बताइएगा इनकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है उस बेसिक स्ट्रेंथ को कैसे डिफाइन करेंगे। अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो इनकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। क्यों डिक्रीज हो रही है, क्योंकि इधर से इधर जाने पर इनका जो कटाइन है उसका साइज स्मॉलर होता जाएगा। कटाइन का साइज छोटा होने के कारण से ज़्यादा पोलराइजेशन करेगा एनायन का, जिससे वो कोवलेंट हो जाएगा। तो इधर का जो हाइड्रोक्साइड है वो मोर कोवलेंट होगा, इधर के आयनिक होंगे। इनको जब हम वाटर के अंदर डिसोसिएट करेंगे तो ये इजीली OH नेगेटिव आयन को रिलीज करेंगे, और OH नेगेटिव आयन रिलीज करेंगे तो वो मोर बेसिक हो जाएगा। तो इधर वाले जो होंगे वो मोर बेसिक होंगे और उधर वाले जो होंगे वो लेस बेसिक होंगे। ये हो गया इनका बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड। इसके बाद में ये हो गया कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का उनके सेपरेशन पर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी हो जाएगी। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का किसके ऊपर फर्क पड़ेगा, लेंथेनाइड जो कॉन्ट्रैक्शन है उसका इफेक्ट पड़ेगा किसके ऊपर, साइज के ऊपर, 5D सीरीज वालों पर। और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट पड़ेगा इनके हाइड्रोक्साइड के बेसिक स्ट्रेंथ के ऊपर। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद में अब हम कुछ और प्रॉपर्टीज जो हैं उनको डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं कलर। देखिएगा लेंथेनाइड जो एलिमेंट हैं उनके जितने भी कंपाउंड बनते हैं मोस्ट ऑफ कैसे होते हैं, कलरफुल होते हैं। कंपाउंड्स जितने भी होते हैं मोस्ट ऑफ कैसे होते हैं, मोस्ट ऑफ कंपाउंड जो है वो कलरफुल होते हैं। अब कलरफुल होने का रीजन क्या है, हमने पढ़ा हुआ है S ब्लॉक, P ब्लॉक, D और F। D ब्लॉक जो एलिमेंट थे यहाँ पर हमने कलरफुल होने का रीजन जो पढ़ा था वो पढ़ा था DD ट्रांजिशन। यहाँ पर क्या होता है तो याद रखना है F ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं उन F ब्लॉक के एलिमेंट में जो कलरफुल होगा या कलर जो होगा कंपाउंड्स का वो किसके कारण से होगा, तो आपको याद होना चाहिए D ब्लॉक के एलिमेंट में तो क्या होता था, D में 5 ऑर्बिटल होते थे। जब इनके साथ में दूसरे मॉलिक्यूल्स और आयंस जुड़ते थे तो इनकी स्प्लिटिंग होती थी, जिससे D ऑर्बिटल के 2 सेट बनते थे, और फिर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते थे वो इधर से इधर जाया करते थे, DD ट्रांजिशन होता था। F के अंदर तो क्या है, F में तो 5 नहीं बल्कि कितने ऑर्बिटल है, 7 है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, स्प्लिटिंग होगी, और यहाँ पर भी स्प्लिटिंग होगी तो इलेक्ट्रॉन एक F से दूसरे F में जाएगा। इसका मतलब यहाँ जो कलर होने वाला है वो कलर किसके कारण से होने वाला है, ड्यू टू FF ट्रांजिशन। याद रखना है यहाँ कलर किसके कारण से होने वाला है, ड्यू टू FF ट्रांजिशन। और यहाँ कलर किसके कारण से होता था कंपाउंड का, ड्यू टू DD ट्रांजिशन। और यहाँ पर कलर के लिए एक चीज और भी रेस्पॉन्सिबल होती थी जो कि हमने कहाँ पढ़ा, K2Cr2O7 में पढ़ा, KMnO4 में पढ़ा। यहाँ कलर किसके कारण से था, यहाँ कलर था वो था चार्ज ट्रांसफर के कारण से। दैट्स राइट। तो यहाँ पर कलर हो गया है। कलर होने के बाद में जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन देखिएगा जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जब बनते हैं तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता था तो कैसे बनते थे वो बनते थे, मेटल होती थी इनमें से, उस मेटल के ऊपर हाईली पॉजिटिव चार्ज होता था, दैट्स राइट। और उसके बाद इन मेटल पर होते थे वैकेंट ऑर्बिटल्स। यहाँ से कोई स्पीसीज आती थी, उसे हम लिगेंड कहते थे, वो या तो न्यूट्रल होती थी या उस पर जर्नली नेगेटिव चार्ज होता था, वो आकर के अपने इलेक्ट्रॉन इनको डोनेट करते थे। तो इनमें और इनमें अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता था, जुड़ करके कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते थे। तो यहाँ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुआ। तो बताइएगा लेंथेनॉइड जो है वहाँ भी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा। साइंटिस्ट क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, जो लेंथेनॉइड होते हैं वो लेंथेनॉइड जर्नली कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि इन डी की बजाय एफ में जो लेंथेनॉइड्स है ना उनका साइज बड़ा होता है, और बड़ा साइज होने के कारण से इनके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है, जो पॉजिटिव चार्ज होगा, ये कम होता है। वैकेंट ऑर्बिटल बोले ये तो होते हैं लेकिन पॉजिटिव चार्ज कम है। पॉजिटिव चार्ज कम होने से, चार्ज डेंसिटी कम होने से जो लिगेंड्स यहाँ पर आ रहे हैं ना जुड़ने के लिए, उनको ये अट्रैक्ट नहीं करते हैं।
ठीक है ना। तो जो लैंथेनोइड्स होते हैं वो जनरली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इनके ऊपर क्या होती है, लेस चार्ज डेंसिटी। इनके ऊपर चार्ज की जो डेंसिटी है वो चार्ज की डेंसिटी कैसी होती है, कम होती है, तो इसलिए कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। ये हो गई है इसकी दो कुछ प्रॉपर्टी। इसके अलावा अब हम इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि ये कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस शो करते हैं। सम केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज, लैंथेनोइड की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिएगा, लैंथेनोइड को मैं किससे लिख सकता हूं, एलेन से। एक्चुअल में एलेन कोई एलिमेंट नहीं है, सब लैंथेनोइड को मिला के मैंने एलेन लिख दिया है। तो ये मेरे पास में है लैंथेनोइड। देखो, जब ये हैलोजन के साथ रिएक्शन करता है तो बताइएगा किसका फॉर्मेशन होगा। तो आपको अच्छे से याद होगा कि लैंथेनोइड जो हैं, ये लैंथेनोइड जर्नली कौन सा आयन बनाते हैं, Ln+3, क्योंकि इनकी कॉमन जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी वो +3 थी। कुछ एक्सेप्शनली +2 और +4 भी शो किया करते थे। तो यहाँ से लैंथेनोइड जो है ये बनाने वाला है +3, और हैलोजन जो है वो उनका कौन सा आयन बनता है, X-1 बनाते हैं। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड दोनों का अगर हम कंबाइंड करेंगे बताइएगा क्या बनने वाला है। यहाँ से जो बनने वाला है वो बनने वाला है एलेन। एलेन के पास क्या होगा, एलेन के पास इसका जो 1 नंबर है वो यहाँ पर आ जाएगा और 3 यहाँ चला जाएगा, तो X3। हैलोजन के साथ रिएक्ट करके ये Ln(X3) कंपाउंड बनाते हैं। अगर हम इसकी रिएक्शन कराएं ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन के साथ क्या बनने वाला है, तो आप समझ पाएंगे ऑक्सीजन के साथ क्या बनेगा, Ln+3। ऑक्सीजन का कौन सा आयन बनता है, O-2। ऑक्साइड आयन O-2 होता है, तो 2 यहाँ 3 यहाँ। बताइएगा क्या बनने वाला है यहाँ से, तो यहाँ से Ln और 2 यहाँ जैसे लाओगे 2, और ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, O, और 3 यहाँ जाएगा तो O3। लैंथेनम ऑक्साइड या लैंथेनोइड ऑक्साइड बन जाएगा। ये जब सल्फर के साथ रिएक्ट करते हैं तो सल्फर के साथ क्या होगा, समझ पाओगे सल्फर के साथ, क्योंकि Ln तो +3 बनाने वाला है और सल्फर -2। सीधा लिख सकता हूँ, क्या बन जाएगा यहाँ से बनेगा Ln2S3। ठीक है। जब ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो बताइएगा नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनेगा, तो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके देखिएगा Ln+3। नाइट्रोजन क्या बनाता है, नाइट्रोजन बनाता है N-3 आयन, नाइट्राइड आयन N-3। तो 3 यहाँ 3 यहाँ, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसल्ड हो जाएगा। तो जब इसको न्यूट्रलाइज करके आप लिखोगे सिंपल रेशियो में, तो Ln भी 1 और नाइट्रोजन भी 1, लैंथेनम या लैंथेनोइड नाइट्राइड बन जाएगा। ठीक है ना। इसके अलावा ये जो लैंथेनोइड होते हैं जब ये कार्बन के साथ रिएक्ट करते हैं तो कार्बन के साथ रिएक्ट करके ये बहुत सारे कार्बाइड का फॉर्मेशन करते हैं। कौन कौन से कार्बाइड बनाते हैं, तो ये Ln3C बना लेते हैं, Ln3C2 बना लेते हैं, ठीक है ना, Ln(C2) बनाते हैं। तो कार्बन के साथ रिएक्ट करके ये बहुत सारे कार्बाइड का फॉर्मेशन करते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि लैंथेनोइड सारी मेटल्स हैं और आपको पता है मेटल्स जो होती हैं जब इनकी रिएक्शन आप डाइल्यूट एसिड से कराते हो तो ये मेटल क्या करती थी, यहाँ से ये मेटल इनके साथ रिएक्ट करके क्या करती है, ये जो मेटल्स थी ये रिएक्ट करके यहाँ से और क्या रिलीज करती है, हाइड्रोजन गैस। तो बिल्कुल उसी तरीके से लैंथेनोइड जब किसके साथ रिएक्ट करेंगे, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, तो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके ये भी क्या करते हैं, हाइड्रोजन जो गैस है वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ये हो गई इनकी कुछ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस होने के बाद में फिर लैंथेनोइड जो है, इन लैंथेनोइड के कुछ एप्लीकेशन या यूजेस। तो अब जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे यूजेस ऑफ लैंथेनोइड्स। यूजेज के अंदर सबसे पहला जो इनका एप्लीकेशन है वो है इन फॉर्मेशन ऑफ मिस मेटल, मिस मेटल्स बनाने में। मिस मेटल कैसे बनता है, तो मिस मेटल बनाने के लिए आपके पास लैंथेनोइड होना चाहिए, तो 95% के लगभग लैंथेनोइड, और बाकी का कौन होता है, आयरन, जो कि लगभग कितना होता है 5%। इनको अगर मिला दें
इस आयरन के साथ में यहाँ पर क्या होता है, कार्बन भी होता है, कैल्शियम होता है, एल्यूमिनियम होता है, सल्फर होता है, ये और होते हैं ट्रेस अमाउंट के अंदर। तो 5% 5% अगर आयरन हो और 95% लैंथेनॉइड हो तो इन दोनों का जो मिक्सचर बनता है मेटल्स का उसे हम कहते हैं मिस मेटल्स। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये जो लैंथेनॉइड है ना 95%, इन 95% में भी क्या होता है, लगभग 50% जो है वो कौन होता है, वो होता है कौन, लैंथेनम होता है, और अप्रॉक्सीमेट 40 जो % है वो होता है सीरियम, और बाकी जो बच गया है उसमें होते हैं अदर वाले, बाकी के जो है प्रेसोडियम, यूरोपियम, गैडोलियम वो होते हैं। ठीक है ना, तो इनका जो मिक्सचर है उसे हम कहते हैं मिस मेटल, याद रखना है मिस मेटल। ठीक है, देखिएगा अगर आप मैग्नीशियम के साथ में मिस मेटल मिला दें, मैग्नीशियम के साथ में मिस मेटल मिला दें, कितना मिलाना है, तो मैग्नीशियम के साथ में अगर 3% मिस मेटल मिला दें, ठीक है ना, तो उससे क्या होता है, जो मैग्नीशियम है ना, ये मैग्नीशियम बहुत हार्ड हो जाता है और ये पायरोफोरिक, कैसा हो जाता है, ये पायरोफोरिक अलॉय बन जाता है। पायरोफोरिक क्या होता है, पायरो का मतलब आप टेम्परेचर से समझ रहे हो, आग से समझ रहे हो, तो ये बहुत हार्ड हो जाता है और ये बहुत इजीली क्या करता है, फायर को जनरेट करता है। इसको रब करेंगे ना तो फायर को जनरेट करेगा। इसलिए मैग्नीशियम और मिस मेटल का जो अलॉय बनता है उसको क्या बनाने में काम में लिया जाता है, लाइटर बनाने में काम में लिया जाता है। इसके अलावा जो सैरिक सल्फेट होता है, सैरिक, ये सीरियम हो गया आपका, सैरिक सल्फेट बनाना है, सल्फेट -2 ये +3, इधर से इधर बनाओगे तो ये क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा सैरिक सल्फेट। ये सैरिक सल्फेट जो होता है ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जिस कारण से सैरिक सल्फेट जो है, इस सैरिक सल्फेट को हम कहाँ काम में लेते हैं, वॉल्यूमेट्रिक जो एक्सरसाइज होती है, इट मीन्स टाइट्रेशन जो होता है, उस टाइट्रेशन में इसको काम में लिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इनके जो लैंथेनॉइड के जो ऑक्साइड होते हैं, ये ऑक्साइड कैसे होते हैं, कलरफुल होते हैं, और कलरफुल होने के कारण से इनको कहाँ काम में लिया जाता है, जनरली जो ग्लास इंडस्ट्रीज होती हैं उन ग्लास इंडस्ट्रीज में इनको काम में लिया जाता है, ग्लास को कलरफुल बनाने के लिए। इस तरीके से ये हो गए इनके कुछ यूजेज या एप्लीकेशंस, और लैंथेनॉइड जो सीरीज है वो कंप्लीट हो गई। अब हम पढ़ेंगे एक्टिनॉइड सीरीज।